हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और इस क्लास में हम देखेंगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 7 जो है किसी समरूप आवेशित अचालक या कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले अनुप्रयोग नंबर 6 में हमने देखा था किसी समरूप आवेशित चालक ठोस गोले या खोखले गोले या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज के अनुप्रयोग और पिछले अनुप्रयोग में केवल यही अंतर है, आज है ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम अच्छी तरह से अगर डिफरेंस देखें आज के अनुप्रयोग, क्योंकि देखिए हम जब भी कोई क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमें इसमें करना क्या है। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर हम कुछ और कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज ये टॉपिक क्या है और इसमें हमें करना क्या है। तो ये टॉपिक है, ये अनुप्रयोग नंबर 7 में हमें देख रहा है कि ये कह रहा है ठोस कुचालक। अब कोई ठोस कुचालक गोला होता है तो कुचालक के अंदर हमें एक गुण पता है कि उसके अंदर भी आवेश वितरित होता है अचालक के अंदर, और सतह पर भी आवेश वितरित होता है। तो अंदर भी हम आवेश वितरित कर देते हैं इसके, और हम सतह पर भी इसके आवेश वितरित कर देते हैं। जो हमने लास्ट अनुप्रयोग किया था, लास्ट लेक्चर आपने देखा है, उसमें आपने देखा था कि ठोस चालक गोला था। तो अगर ठोस चालक गोला होता तो उसके अंदर आवेश वितरित नहीं होता, केवल उसके पृष्ठ पर ही आवेश वितरित होता। लेकिन ये आज के लेक्चर में क्या है, ठोस कुचालक या अचालक गोला, तो इसके अंदर भी आवेश है और सतह पर भी आवेश वितरित है। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा, एक बात और, इस अनुप्रयोग में जो स्टार्टिंग के केस 1 और केस 2 हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ जो लास्ट अनुप्रयोग नंबर 6 था उसी के जैसे हैं। ठीक है, बस अनुप्रयोग नंबर 3 में इसमें अंतर होगा, क्योंकि पिछले अनुप्रयोग में क्या था, थर्ड केस में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 था। लेकिन आज वाले लेक्चर में क्योंकि गोले के अंदर आवेश है तो इसमें गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। बाकी दो केस एज इट इज़ हैं, सेम टू सेम, जैसा कि अनुप्रयोग नंबर 6 में थे वैसा के वैसे अनुप्रयोग नंबर 7 में। तो सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं क्या है। माना एक कुचालक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और उसके संपूर्ण आयतन पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है। हमें उसके कारण बाह्य बिंदु, पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। जल्दी से देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। गोला बनाएंगे इस बार, ठोस गोला। देखिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये गोला बनाया मैंने ठोस, ये मैंने इसे आवेश दे दिया है, अंदर भी आवेश वितरित होगा क्योंकि ये ठोस अचालक गोला है और इसकी सतह पर भी आवेश वितरित होगा, या हम कहेंगे इसके पूरे आयतन पर आवेश वितरित होगा क्योंकि ये अचालक गोला है। ओके, अब इसके बाहर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो गाउस क्या कहता है, गाउस कहता है जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है वहाँ से आपको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो ये देखिए मैं एक गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का गाउसियन पृष्ठ। ओके, ये भी एक गोला ही है। तो इस गाउसियन पृष्ठ ने क्या किया, इस Q आवेश को परिबद्ध कर लिया। गाउसियन पृष्ठ क्या करता है, आवेश को परिबद्ध करता है। फिर से गाउसियन पृष्ठ कैसे बनाना होता है, जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र आपकी तीव्रता का परिकलन करना है जिस बिंदु पर, वहाँ से आप गाउसियन पृष्ठ बनाइए। गाउसियन पृष्ठ करता क्या है, आवेश को परिबद्ध करता है। थर्ड पॉइंट क्या करना होता है, गाउसियन पृष्ठ पर एक हमें क्षेत्रफल अल्पांश लेना होता है। तो मैं इस बिंदु पर गाउसियन पृष्ठ के एक क्षेत्रफल अल्पांश लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है क्षेत्रफल अल्पांश। ओके, इसे हम कहते हैं ds, और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर। फिर से बनाता हूँ, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आना चाहिए क्योंकि आप इतना लास्ट जो अनुप्रयोग किए थे वैसा ही है, सिमिलर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, P बिंदु पर, ये ऐसे बाहर की ओर, ये पता है आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा भी। और यहाँ पर आप देखिए फिर सेम टू सेम पिछले लेक्चर की तरह डायग्राम हमारे पास बन गया है। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले गाउस के नियम से स्टार्ट करेंगे। फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो 1 लिख दिया। ई क्या है, आपके कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लीजिए समाकलन से। और डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि गाउशियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। यहाँ पर जो हम लेते हैं ना डी एस है, ये डी एस क्षेत्रफल अल्पांश कहाँ पर है, गाउशियन पृष्ठ पर स्थित है, तो हम गाउशियन पृष्ठ का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं डी एस के समाकलन में। तो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास ई का मान क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख देंगे के, तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो आपने पिछले अनुप्रयोग में देखी थी। अनुप्रयोग नंबर 6 में भी केस 1 एज इट इज़ यही था। ओके, अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसका सदिश रूप। सदिश रूप भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या लगा देंगे, सीधा सीधा बताइए, हम लगा देंगे यहाँ पर एन कैप भी लगा सकते हैं और आर कैप भी लगा सकते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब इसका केस नंबर बी देखिए। अब हमें पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो ये देखिए डायग्राम सेम वही है, बस इस बार क्या है, आवेश अंदर भी वितरित है और सतह पर भी वितरित है। तो हमें सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो हमने ये देखिए सतह पर एक बिंदु ले लिया है, और गाउस क्या कहता है कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, सबसे पहले वहाँ पे गाउसियन पृष्ठ खींचिए। तो हमने गाउसियन पृष्ठ भी खींच लिया। उसके बाद क्षेत्रफल अल्पांश लीजिए गाउसियन पृष्ठ पर, तो हमने क्षेत्रफल अल्पांश भी ले लिया गाउसियन पृष्ठ पर। उसके बाद क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये देखिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इस बार भी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में आप देख रहे हैं कि कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम वही है, सेम वही है। ए और बी केस एज इट इज़ वही होंगे और डेरिवेशन भी वही है। तो गाउस के नियम से सबसे पहले फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर फिर से क्या करूँगा, ई आ जाएगा हमारे पास कॉमन, और समाकलन किसका करना है, डी एस का। तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस बार, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की इस बार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर ही है, क्योंकि हमने गाउसियन पृष्ठ कहाँ से बनाया है, सतह से बनाया है। तो गोले की त्रिज्या भी कैपिटल आर और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या भी कैपिटल आर। तो ये देखिए कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन पिछली बार आपने देखा था E इक्वल्स टू एक आता था, के क्यू अपन आर स्क्वायर भी आता था, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आता था। इस बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण। इस बार गोले के आयतन में भी आवेश है, केवल सतह पर आवेश नहीं, आयतन में भी है। तो इस बार हम ये फॉर्मूला इसके अंदर हम नहीं यूज़ करेंगे, केवल के क्यू अपन आर स्क्वायर वाला ही यूज़ करेंगे। अब सदिश रूप में यहाँ पर आप एन कैप भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप आर कैप भी लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका जो डिफरेंट है और बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, वो है इसका सी पार्ट, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो थर्ड केस देखिए, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बार थोड़ा सा डायग्राम को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक इसमें एक पॉइंट है, उसमें काफ़ी डाउट्स आते हैं, तो मुझे लगता है आपको नहीं आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना आप, ठीक है। अब ये बना दिया मैंने गोला, ठीक है, इसको कर दिया मैंने आवेशित, इसके पूरे आयतन में मैंने आवेश दे दिया, ठीक है, सुनते रहना, ठीक है। अब मुझे इस बार जो बिंदु लेना है वो गोले के अंदर किसी कहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने गोले के अंदर कहीं ले लिया है, ये पी बिंदु, ये दिख रहा है आपको पी बिंदु। जहाँ पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना होता है, वहीं से आपको गाउसियन पृष्ठ बनाना होता है। तो ये मैंने यहीं से गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया, ये देखिए, ये देखिए। तो ये क्या हो गया इस बार हमारा गाउसियन पृष्ठ। तो पिछली बार क्या था, अंदर आवेश ही नहीं था,
तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश भी नहीं था। इस बार गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है, हाँ है। तो क्या इस पिंक जो आपको गुलाबी गाउसियन पृष्ठ दिख रहा है इसके अंदर आपको आवेश दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो अगर संपूर्ण गोले में आवेश अगर Q है, ये Q आवेश क्या है? पूरे गोले का अंदर बाहर का आवेश। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? तो हम ये मान लेते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो है Q डैश। आपको पता है पूरा तो नहीं है। तो हम ये देखेंगे अब कि इस बार गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया। तो इस बार गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया? Q डैश। हमें इस Q डैश का मान निकालना है जो इतने इतने गोले में है। तो इस हमें Q डैश का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, अब फिर से वही काम करेंगे। जहां पर ये गाउसियन पृष्ठ है वहीं पर क्या करते हैं? क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। ये हम लेंगे क्षेत्रफल अल्पांश। यहाँ पर हम लेंगे ds वेक्टर, और ds वेक्टर होगा ई वेक्टर की दिशा ये होगी। इस बार भी ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। तो ये कोई इशू नहीं है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस बार जो आवेश है वो Q डैश है। हमें इस Q डैश का मान निकालना है। तो इस Q डैश को मान को निकालने के लिए, Q डैश क्या है? जो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है। हमेशा गाउस क्या कहता है? जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश होता है हमें उसी को लेना होता है। तो इस बार हमें किसका मान ज्ञात करना है? Q डैश का। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ये एक छड़ है, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इस पर पूरे पर आवेश है 10 कूलाम। कितना है? 10 कूलाम आवेश है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो आप बताइए 2 सेंटीमीटर दूरी पर कितना आवेश होगा? 10 सेंटीमीटर पर 10 कूलाम आवेश है, तो 2 सेंटीमीटर पर कितना आवेश होगा? तो आंसर है 2 कूलाम आवेश होगा 2 सेंटीमीटर पर। तो आपने पहले कैसे इसको कैलकुलेट किया? तो इसको कैसे कैलकुलेट किया सुनिए। सबसे पहले कितना आवेश है? 10 कूलाम आवेश है। कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर पर। तो आपने पहले ये ज्ञात किया कि 1 कूलाम आवेश है 1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि इस बार इसमें क्या है? आवेश किस पर वितरित है? लंबाई पर। तो आपने पहले क्या किया? आपने पूरा आवेश बटा पूरी लंबाई किया। ये बात क्लियर हुई? पूरा आवेश बटा पूरी लंबाई, ध्यान देते रहना। पूरा आवेश बटे पूरी लंबाई 10 कूलाम अपॉन में 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 1 कूलम पर सेंटीमीटर। तो आपको पता लग गया कि 1 कूलाम पर सेंटीमीटर पर वितरित है। तो 2 सेंटीमीटर पर कितनी वितरित होगा? तो आपने क्या किया? आपको पता लग गया था 1 कूलाम पर सेंटीमीटर। आपको कितनी दूरी के लिए निकालना था? 2 सेंटीमीटर के लिए। तो आपने 2 सेंटीमीटर से गुणा किया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और कितना आ गया आपके पास? 2 कूलम। ये बात समझ में आई? कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई। ये क्या किया मैंने? फिर से सुनिए, कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई इनटू जितनी लंबाई के लिए चाहिए था आपने उसके लिए गुणा कर दिया। तो यही किया आपने। ये देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कीजिए, 10 से 10 कैंसिल कीजिए, 2 कूलाम। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। अब आप देखिए, ये गोला है, इस पर पूरे आयतन में आवेश है और आपने क्या किया? पूरे पर आवेश कितना है? Q। आपको इतने से क्षेत्र में आवेश निकालना है, इतने से आयतन में आवेश निकालना है। वो आवेश कितना है? Q डैश। तो आपको क्या ज्ञात करना है? Q डैश। तो जैसे हमने उसके लिए लिया था वैसा कि वैसे ये काम करेंगे। पहले पूरा आवेश कितना है? Q। कहाँ वितरित है? पिछली बार आवेश वितरित था लंबाई पर, इसलिए हमने पूरा आवेश बटा पूरी लंबाई लिया था, कुल आवेश बटा कुल लंबाई लिया था। इस बार आवेश वितरित है आयतन पर, तो हम लेंगे कुल आवेश बटा कुल आयतन। आयतन कितना? V। भाई कुल आवेश, पूरे गोले का आवेश कितना वितरित है? Q, तो लिख दिया Q। पूरे गोले का आयतन कितना है? V। इनटू मुझे कितने आयतन के आवेश चाहिए? मुझे इतना इतना आवेश चाहिए। तो इतने इतने जो गोला है उसका आयतन कितना होगा? V डैश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V डैश। ये क्लियर हुआ आपको? कुल आवेश बटा कुल आयतन इनटू जितने आयतन में आपको आवेश चाहिए उसका आयतन। कितने आयतन में आवेश चाहिए? मुझे इतने इतने के अंदर आवेश चाहिए। कितना आवेश है इसके अंदर? Q डैश। तो अब फिर से देखिए Q डैश की वैल्यू समझिए। तो Q डैश की वैल्यू हमारे पास आई कुल आवेश बटा कुल आयतन इनटू जितने आयतन में आपको चाहिए उससे गुणा कर दीजिए। पिछली बार क्या था? आवेश लंबाई पे वितरित था, जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या किया था आपने? कुल आवेश बटा कुल लंबाई इनटू जितनी लंबाई के लिए आपको आवेश चाहिए
वो लंबाई की आपने गुणा की थी, किसके लिए गुणा की थी, 2 सेंटीमीटर। तो इस बार आयतन आवेश किस पर वितरित है, आयतन पर, तो कुल आवेश बटा कुल आयतन इंटू जितने आयतन पर आपको आवेश चाहिए, वी डैश के अंदर आपको आवेश चाहिए ना, क्यू डैश, तो इसलिए मैंने वी डैश की गुणा करी। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई, गोले की त्रिज्या कितनी है, r³, ओके, इनटू वी डैश, जो क्यू डैश जो आवेश था वो जिस गोले के आयतन में है उसका आयतन, तो हम उसकी त्रिज्या ले लेते हैं, जो वी डैश भाग है गोले का उसकी त्रिज्या ले लेते हैं हम, r डैश ले लेते हैं, क्या लेते हैं त्रिज्या, r डैश। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r डैश³, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये आ गया Q r डैश³ बट्टे r³। तो Q डैश कितना आ गया, Q डैश हमारे पास आ गया Q r डैश³ बटे में r³। ये क्लियर हुआ आपको? अब ये पॉइंट एक बार आप फिर से अच्छी तरह देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, देखिए। ओके, तो आप फिर से देखिए ये एक गोला है, आपको दिखा है गोला, ओके, इसके अंदर ये बिंदु था, इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना था। तो हमने यहाँ से एक गाउसियन पृष्ठ बनाया, ये देखिए गाउसियन पृष्ठ। इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू डैश। इस गाउसियन पृष्ठ का कितना आयतन है, वी डैश। वो वी डैश हमने कैसे, वो क्यू डैश हमने कैसे निकाला, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश क्यू, कुल आयतन कितना है वी, तो कुल आवेश बटा कुल आयतन इंटू जितने आयतन में आवेश है, कि ये क्यू डैश कितने आयतन में है, वी डैश, तो इंटू हमने कर दिया वी डैश। अब वी डैश क्या होगा, 4/3 पाई r डैश³, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, r डैश, और पूरे आयतन के लिए कैपिटल वी के लिए हमने त्रिज्या के ली, यहाँ से यहाँ तक ली, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। ये समझ में आई बात आपको? ओके, अब देखिए गाउस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर वो आवेश लेते हैं जो परिबद्ध होता है। इस बार कौन सा आवेश परिबद्ध है, क्यू डैश, तो क्यू डैश ले लिया। फाई की वैल्यू कितनी होती है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो हमने ले ली ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये देखिए। अब ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस कॉस 0 ले लिया हमने। ई समाकलन से बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया है हमारे पास, डी एस रह गया है, ओके, इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ε0। अब डी एस क्या है, गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, इस बार गाउसियन पृष्ठ ये वाला है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो इस बार त्रिज्या है r डैश, तो हो जाएगा 4πr⁻²। तो ये समझ में आया आपको? मैंने यहाँ पर 4πr⁻² क्यों लिया, क्योंकि त्रिज्या किसकी ली जाती है, गाउसियन पृष्ठ की ली जाती है, और वो है r डैश। और क्यू डैश की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, कैसे मैंने ज्ञात की, पहले मैंने कैसे ज्ञात की, देखिए, कुल आवेश बटा कुल आयतन इनटू जितने आयतन मुझे आवेश चाहिए उसका हमने गुणा कर दी। तो मेरे पास कितना आया था, अभी हमने ज्ञात भी की थी, Q r⁻³ अपॉन में r³, Q r⁻³ अपॉन में r³। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ डेरिवेशन। क्यू डैश की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है क्यू डैश की वैल्यू, Q r⁻³ अपॉन में r³। ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा यहाँ पर, देखिए, ओके, ये देखिए E 4πr⁻², और मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली है, इक्वल में कितना था, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन था, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, Q r⁻³ अपॉन में r³। ये वैल्यू समझ में आई आपको कैसे किया, यहाँ पर कितना था, लास्ट कितना आया था, ये देखिए, इतना समझ में आया था ना आपको। तो यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, Q r⁻³ अपॉन में कैपिटल R³। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर ली Q r⁻³ अपॉन में कैपिटल R³, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओके, तो अब देखिए जो हमारा स्टेप था आपको कितना क्लियर हुआ, देखिए फिर से देखिए, यहाँ तक हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद ये जो इसके बाद हमने क्यू डैश वाला स्टेप किया, क्यू डैश वाला वही स्टेप हमने क्यू डैश की, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्यू डैश की वैल्यू हमने वापस समीकरण 1 में रख दी। तो क्या थी क्यू डैश की वैल्यू, Q r⁻³ अपॉन में r³। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो 4πr⁻² जो गुणा में है ई के, वो आ जाएगा डिवाइड में। ये देखिए यहाँ से ये पार्ट डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो देखिए 4πr⁻² r³ ε0। अब देखिए ये r⁻² है, ये r⁻³ है, तो बच जाएगा हमारे पास एक r डैश। ये क्लियर हुआ आपको?
तो ऊपर आ जाएगा क्यू आर डैश अपॉन में 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है के, तो ये बन जाएगा के क्यू आर डैश अपॉन में आर क्यूब। ये क्लियर हुआ आपको, के क्यू आर डैश अपॉन में आर क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास आता है गोले के अंदर। तो कुछ नहीं करना है, गोले के अंदर भी हमने क्यू डैश आवेश को हमने परिबद्ध किया। अब हमें क्यू डैश आवेश का भी आयतन चाहिए। तो क्यू डैश का मान कैसे निकाला, कुल आवेश बटा कुल आयतन इंटू जितने आयतन में आपको आवेश चाहिए, उस तरह से क्यू डैश का मान निकल गया। और वो क्यू डैश को आपको यहाँ पर रखना है, बस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ईजी है ये भी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे ठोस कुचालक गोले के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ ग्राफ बनाएंगे। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पृष्ठ पर कितनी है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपको पता है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। और अंदर देखिए आप, अब अंदर देखिए अंदर क्या होगी, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब क्या है, ये के क्यू कांस्टेंट है और कैपिटल आर जो गोले की त्रिज्या है वो भी नियत है। तो के क्यू अपन आर क्यूब नियत है। अगर हम यहाँ पे नियत हटाएंगे तो आपको आ जाएगा ई समानुपाती आ जाएगा आपके पास आर डैश आर डैश। ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर जैसे आप देखिए के क्यू नियत है, स्मॉल आर तो बदलती रहेगी ना, जैसे जैसे मैं बाहर जाऊँगा दूरी बढ़ेगी। तो आर डैश आर स्क्वायर नियत नहीं है, तो के क्यू नियत है। तो यहाँ पर के क्यू अगर कांस्टेंट में हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा समानुपाती। तो ई समानुपाती 1/r²। यहाँ पर ये सारा ही कांस्टेंट है और ये अधिकतम होता है पृष्ठ पर, तो ये अधिकतम आ गया है। मैं प्रूव भी करूंगा कि कैसे अधिकतम आता है, यहाँ से आप देखिए। और अंदर के क्यू अपन आर क्यूब ये कांस्टेंट है और ई समानुपाती आ गया आपके पास आर डैश। ये क्लियर हुआ। अब सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है केंद्र पर। कहाँ पर, केंद्र पर। तो ये आपका गोला है, समान रूप से अवस्थित केंद्र पे निकालना है। तो यहाँ पर जो आर डैश होगी आपके पास कितनी होगी, 0। भाई एक मिनट सुनिए, मान लीजिए मुझे यहाँ इस बिंदु विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये गोला हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी त्रिज्या हुई कुछ आर डैश। लेकिन मुझे मान लीजिए केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसकी त्रिज्या बनेगी ही नहीं। तो इसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, आर डैश इक्वल टू 0। तो केंद्र पर कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू 0। तो इस सूत्र में मैं आर डैश की जगह 0 लिखूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा। तो मुझे केंद्र पर मेरे पास विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मुझे सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सतह पर तो आपको पता है कि अगर मैं, तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितनी होती है, के क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब। तो अगर केंद्र पर आर डैश का मान कितना था, 0। ये देखिए ये केंद्र है, यहाँ पर आर डैश का मान 0। अब मैं यहाँ लेता हूँ तो ये आर डैश का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और सतह पर लेता हूँ तो आर डैश का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। तो सतह पर आर डैश की जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आर डैश की जगह कैपिटल आर। तो ये देखिए मैंने आर डैश की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर। तो देखो आर डैश की जगह कैपिटल आर रखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व। आर डैश की जगह मैंने रख दी सतह पर, कैपिटल आर हो गई है, और ये क्यूब कट गया, ये कितना बच गया, आर स्क्वायर। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये गोला है, इसके केंद्र पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 0। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आर मतलब त्रिज्या के समानुपाती होगी। मतलब केंद्र पर क्योंकि आर डैश का मान 0 हो गया है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे हम सतह पर, देखो ये केंद्र है 0, जैसे जैसे हम सतह पर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और सतह पर आकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लगा के समझिए। ठीक है, तो क्या समझ में आया, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। जैसे जैसे हम सतह पर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ रहा है, और सतह पर आकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो जाएगा। और जैसे हम सतह से बाहर आ गए यहाँ पर, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ये बात समझ में आई सबको। ओके, अब इन सभी बातों से हम बनाएंगे एक ग्राफ। ये ग्राफ देखिए, ये बनाया मैंने गोला,
ये है केंद्र, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0, तो ये देखिए पॉइंट मैंने लगाया 0 पर, ये देखिए 0 पर। अब जैसे जैसे ये क्या है, सतह वाला बिंदु आ गया, ये सतह आ गई, जैसे जैसे मैं सतह पर आ रहा हूँ तो आपको पता है जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी अंदर वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो ये देखिए ई समानुपाती आर आर डैश। फिर से देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ई समानुपाती आर डैश है। ये देखिए केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और जैसे जैसे मैं सतह पर जा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बढ़ रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे इसमें ग्राफ में बनाई रही है। ये ग्राफ सही है, ठीक है। अब देखिए सतह पर आकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है अधिकतम। यहाँ पर मैं लिखूंगा ई मैक्सिमम एट सरफेस, क्योंकि ये पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर आकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है आपके अधिकतम। और जैसे हम पृष्ठ से बाहर आते हैं, जैसे दूरी बढ़ती है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वापस से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ये क्लियर हो आपको? तो ये इसका है ग्राफ। ओके, तो ये आपको समझ में आया है हमारा डेरिवेशन। तो ये आपके हो गया है अनुप्रयोग नंबर 7, ठीक है। तो कभी कोई भी डाउट होते हैं तो पूछ लीजिए करे। वैसे अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके केस नंबर 1 और 2 तो सेम के सेम अनुप्रयोग नंबर 6 की तरह थे। जो अंदर वाला जो था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बाद ग्राफ है, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे